नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में बात होगी लव, धर्म और धोखा धामीनिरों का। उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद पर बवाल के साथ ही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून समेत विभिन्न जिलों में लव जिहाद की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है, यहां पर लव जिहाद जैसी गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गृह और पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की और लव जिहाद की घटनाओं पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने डीजीपी को सत्यापन अभियान को कड़ाई और तेजी के साथ चलाने के निर्देश दिए। तो वहीं पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक संप्रदाय विशेष के युवकों की ओर से लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस साल केवल 5 महीनों में ऐसे 48 मुकदमे प्रदेश में दर्ज हुए हैं, जबकि पिछले पूरे साल में 76 केस दर्ज हुए थे। वहीं विपक्ष ने इन आंकड़ों को समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैलाने का भाजपा का षड्यंत्र बताया। साथ ही चुनाव से पहले भाजपा पर ऐसे मुद्दों को उठाकर जनहित से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश करार दिया है। और आज देवभूमि के दंगल में इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद पर बवाल के साथ ही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून समेत विभिन्न जिलों में लव जिहाद की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है, यहाँ लव जिहाद जैसी गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गृह और पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की और लव जिहाद की घटनाओं पर रिपोर्ट मांगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने डीजीपी को सत्यापन अभियान को कड़ाई और तेजी के साथ चलाने के निर्देश दिए। देखिए, जो डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो भी इस प्रकार के असंदिग्ध लोग और जो कहीं न कहीं किसी प्रकार से संदेह पैदा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेजी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं, उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई, इसके लिए पहले ही कहा है। और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी डीजीपी पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि सबसे सख्त धर्मांतरण कानून अगर बनाया है तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बनाया है। लेकिन जिस प्रकार से ये 4-5 दिनों में आप देखा होगा लव जिहाद के मामले बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन देवभूमि में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे जितने भी सख्त कदम उठाएं, अभी मुख्यमंत्री इस पर चर्चा में करके आ रहा हूँ और हम ऐसी नज़ीर स्थापित करेंगे कि उसका उदाहरण अन्य प्रदेश भी लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। वहीं ताजा पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक संप्रदाय विशेष के युवकों की ओर से लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस साल केवल 5 महीनों में ऐसे 48 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि पिछले पूरे साल में 76 केस दर्ज हुए। वहीं विपक्ष ने इन आंकड़ों को समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैलाने का भाजपा का षड्यंत्र बताया। साथ ही चुनाव से पहले भाजपा पर ऐसे मुद्दों को उठाकर जनहित से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश करार दिया है। लव जिहाद की आड़ में बेकसूर नौजवानों को भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कुछ समाज में कुछ लड़कियां पहले दोस्ती करती हैं, बाद में जब उनकी दोस्ती टूट जाती है
और उनकी लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं आपस में, तो वो उस मामले को लव जिहाद में तब्दील करने की कोशिश ना करें। इसका ध्यान पुलिस प्रशासन को और सरकार को रखना चाहिए। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि लव जिहाद एक गंभीर मामला है और इस पर सख्ती से काम तो होना चाहिए, लेकिन यदि कोई बेकसूरवार है तो उसका भी ध्यान सरकार और प्रशासन को रखना होगा। नहीं, तो मुझे आप ये बताइए, अभी आंकड़े कहाँ से ले? पिछले दिनों में क्या मतलब 2 दिन, 1 दिन, 5 दिन, ये जो इनके जो आंकड़े होते हैं ना, आंकड़े कोई भी बना सकता है। एक समुदाय पे, एक समूह पे आप ऐसा अटैक करना, मैं ये मानता हूँ जिसने भी अत्याचार किया है, जिसने भी कानून को तोड़ा है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, सख्त एक्शन लिया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अपनी राजनीतिक फायदे के लिए अगर आप ये कह रहे हैं तो ये इस प्रदेश को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। हम चेतावनी देना चाहते हैं, आपकी ज़मीनें बिक रही हैं, ऊपर से पलायन हो रहा है, आपके बच्चों को नौकरियां नहीं हैं। ये सिर्फ ये मुद्दे हैं जो नफरत फैलाने के लिए मुद्दे हैं और चुनाव जीतने के लिए, और कुछ नहीं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में लव जिहाद और लैंड जिहाद पर बवाल के साथ ही सियासत तेज हो गई है। सवाल यह है कि आखिर कब तक सियासत और बवाल थमेगा? आखिर कब उत्तरकाशी में चल रहा बवाल शांत होगा? क्या धामी की सख्ताई से अपराधियों में खौफ बढ़ेगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देखिए, आज देवभूमि के दंगल में इसी मुद्दे को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से मुख्यमंत्री धामी इस पूरे विवाद पर रोक लगा पाएंगे, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं प्रदेश में बढ़ रही हैं, जबकि दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि सरकार बाकी के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के मुद्दों को उठा रही है। और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे हम कराते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह साहब हमारे साथ में जुड़ेंगे और फिलहाल हमारे साथ में मनीष कण्डवाल जी हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी की ओर से, और शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता यूकेडी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। आगे और भी मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन शुरुआत आपसे ही करते हैं। मनीष कण्डवाल साहब, बहुत स्वागत आपका। मनीष जी, आप बताइए, आप कह रहे हैं कि आम जनता के जो जुड़े मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने ये कहा है, जबकि मुख्यमंत्री धामी कह रहे हैं कि लव जिहाद हो या फिर लैंड जिहाद, प्रदेश में ये फैल रहा है और ये प्रदेश के लिए बुरा है, इसलिए सबसे पहले प्रदेश को इन समस्याओं से बचाना है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कदम सरकार का बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है? देखिए, जब जो है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कहीं पे फंसती हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों का काम ये होता है कि ध्यान कैसे करके भटकाओ, और उसके लिए सबसे इजी टारगेट होता है उनका हिंदू मुस्लिम। ये इनका आरएसएस की जो नफरत की राजनीति है ना, वो आज से नहीं चली आ रही है। ये जो इनका जो फाउंडेशन स्टोन है नफरत के ऊपर, जो ये लोग राजनीति करते हैं, शुरू से ही आरएसएस भी इसी प्रकार की बातें करती आती है। क्योंकि अब इनको केंद्र की सरकार को 9 साल का जवाब देना है, उत्तराखंड की सरकार को 6 साल का जवाब देना है। इनके पास दिखाने के लिए तो कोई काम करा हुआ है नहीं, तो इसलिए इसी प्रकार के बेमतलब के बेढंगे मुद्दे लोग लेके लगातार सामने आएंगे, जिससे कि समाज में नफरत का माहौल बने, ध्यान डाइवर्ट हो, जो रोजी रोटी, बेरोजगारी, पलायन के सवाल है, उन मूल मुद्दों से हम लोग भटक जाए और इन लोगों से उन चीजों पर जवाब हम लोग ना मांगे। लोकसभा के चुनाव आने तक ये लोग लगातार इस तरह के इश्यूज को गर्म करेंगे, बड़ा करेंगे, जिससे कि निश्चित रूप से समाज का नुकसान होता है, प्रदेश का नुकसान होता है और देश का नुकसान होता है। बेरोजगारी दर इंडिया में जो है इस वक्त कोरोना काल से कोरोना से पहले 45 साल की हाईएस्ट रेट पर थी, पर क्योंकि उस पर इनको जवाब देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह के मुद्दे लाए जाएंगे। अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो उसको कहते हैं ये लोग प्रेम विवाह। अगर कोई हिंदू लड़की जो है मुसलमान लड़के से शादी कर लेती है या प्यार करती है तो उसको ये लव जिहाद का नाम देते हैं। हम विधानसभा के चुनाव से पहले से कहते आ रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार ने जो एक जमीनों को खुर्द-बुर्द करने के लिए जो यहाँ पे सीलिंग लगाई गई थी, उसको खत्म किया गया था, उसको तो वापस खत्म, जो जमीनें बिक रही हैं हमारी गांव की, हमारे पहाड़ों की जमीनें बिक रही हैं, उनको बेचने से रोकने के लिए लैंड के लिए कानून तो नहीं लाएंगे, पर उसको बताएंगे लैंड जिहाद। हर चीज में इनको जिहाद दिखाई देता है, हिंदू मुस्लिम का पक्ष दिखाई देता है, जिससे ये शब्द। सर, लेकिन जब घटनाएं सामने आती है तब तो सरकार इस तरीके की बात करती है ना। सरकार को कहाँ समस्या है विवाह से या शादी से? सरकार तो तब ऐसा कहती है ना जब यहाँ पर घटनाएं होती हैं, जब हत्याएं हो जाती हैं। जिहाद का मुद्दा तो तब आता है ना।
देखिए, निश्चित रूप से ये जिहाद का कोई मुद्दा नहीं है। अभी सर, आपने देश में जिस तरीके से देखा घटनाएं हो रही हैं, आपने क्या उनका कोई जानकारी ली है? जिस तरीके से ये प्रतिशत बढ़ रहा है, चाहे लव जिहाद हो या फिर लैंड जिहाद। अगर देश की बात करें तो आप एक चीज देखिए, हाँ। बॉम्बे में अभी एक नया कुकर कांड हुआ है, जिसमें एक लड़की के शव को इतने छोटे टुकड़ों में काटा गया था कि कुकर में उबाल रहे थे उसको। उसके बारे में कहीं आपको मीडिया में सुनाई देता है? सर, मीडिया के माध्यम से ही तो खबरें सामने आती है ना सर, मीडिया के माध्यम से ही, चाहे वो श्रद्धा आफ्ताब का मामला हो, चाहे श्रद्धा आफ्ताब का मामला हो, वो भी मीडिया के माध्यम से ही सामने आया हम सबके। और या फिर जिस तरीके से हमने सरस्वती और मनोज का मामला देखा, जो ऋषिकेश में जो एक अभी हत्याकांड हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता अंकिता भंडारी वाला, उसको क्या कहेंगे आप? वो कौन सा जिहाद है? उसको किस श्रेणी में लाते हैं? वो अपराध है ना। बिल्कुल सर, अपराध होता है। 18 साल से 18 बालिग व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिया गया है कि वो अपने जीवन के डिसीजंस लेने के लिए बिल्कुल खुद मुख्तियार है। अगर अंकिता भंडारी वाले मामले में आप उसे किस जिहाद से जोड़ेंगे? आप मुझे बताइए। देखिए, अपराध होता है, लेकिन अगर खास तरह के हर अपराध की हर अपराध को अलग अलग नाम दिया गया, इसी तरीके से लव जिहाद है। क्या आप इस बात से वाकिफ नहीं है? क्या आप इस बात पर हामी नहीं भरेंगे कि देश में लव जिहाद की घटनाएं होती हैं? मैं नहीं कहती, क्या लव जिहाद की घटनाएं नहीं होती और उसका शिकार सभी होते हैं। अंकिता भंडारी वाले केस को किस जिहाद से जोड़ेंगे आप? अंकिता भंडारी के मामले में जिस तरीके से उसके साथ धोखा हुआ, हमने उस पर भी सवाल उठाए थे ना। अब उसको आप लव जिहाद का नाम नहीं देंगे। अगर धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया जाएगा तो उस पर सवाल उठेंगे। आप अपनी मर्जी से क्या कर रहे हैं इस बात पर नहीं होता ना। लेकिन अगर किसी को बहला फुसला कर, किसी को गलत तरीके से आप कन्वर्ट कराएंगे तो वो सवाल वहां पर उठेंगे, और वो चाहे कोई भी हो। अगर हिंदू धर्म में कोई इस तरीके का काम करेगा तो वहां पर भी सवाल उठेंगे साहब। क्या ये सिद्ध हो गया कि उन्हें कन्वर्ट करवाया, गलत तरीके से कन्वर्ट करवाया गया कन्वर्ट? क्या चीज नहीं, तो मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ ना मनीष जी, क्या आप ये नहीं मानते कि देवभूमि में भी लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं? आप मेरे सवाल सुनिए, क्या आप ये बात नहीं मानते कि देवभूमि में लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं? आप इस बात से, लव जिहाद है क्या? आप मुझे ये समझाइए। लव जिहाद आपको नहीं पता क्या है? जब जबरदस्ती, मैं बार बार कह रही हूँ ना कि जबरदस्ती अगर किसी को कन्वर्ट कराने की कोशिश की जाएगी तो वो वहां पर सवाल उठेंगे सर। आपको कैसे पता? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कैसे पता कि कन्वर्ट करवा दिया है? सर, ये जांच होती है तब पता होता है। ये मुझे या आपको पता करने की जरूरत नहीं है, मामलों में सामने आता है। कितने ऐसे मामले हैं आप लव जिहाद पर चर्चा करने बैठे हैं। ठीक है, कोर्ट की मोहर लग गई है। ठीक है अंकिता भंडारी वाले मामले में क्या कहेंगे? अंकिता भंडारी के मामले में भी तो हमने खबरें उठाई थी ना। अंकिता भंडारी के मामले में भी हमने न्याय की मांग की थी सर। अंकिता भंडारी के मामले में भी हमने न्याय की मांग की थी। ठीक है, आप उसे भारतीय जनता पार्टी का जिहाद कहेंगे क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता इन्वॉल्व था? वो भारतीय जनता पार्टी जिहाद है क्या? वो हर चीज को आप लोग जो है इसको नजरिए को बदलिए। क्राइम होता है, नहीं तो उसे भारतीय जनता पार्टी का जिहाद नाम दीजिए उस चीज को आप लोग। ठीक है, लेकिन हर क्राइम को हत्या, अगर किसी को मारने को हत्या कहा गया है तो कम से कम ये भी समझिए कि हर क्राइम को एक नाम दिया गया है, तो उसको उस लिहाज से समझिए। ठीक है, ठीक है। जो बीजेपी जिहाद है, जो बीजेपी जिहाद सर, राजनीति में इतना मत घुसिए ना, राजनीति में इतना मत घुसिए ना कि कम से कम अपराधों को भी किसी से सीधा तौर पर जोड़ने लग जाइए। लव जिहाद का शिकार जरूरी नहीं है कि बीजेपी के ही लोग हो साहब। यहाँ पर राजनीति की बात नहीं है। कई बार लव जिहाद का शिकार कांग्रेस पार्टी के जो लोग होते हैं उनके भी बच्चे हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपराध किसी एक के लिए नहीं बना है। प्लीज कम से कम ये मत कहिए कि बीजेपी के लिए क्या है। ये अगर लव जिहाद हो रहा है, अगर जबरदस्ती कन्वर्जन हो रहा है तो वो किसी के भी साथ हो सकता है। हर हिंदू बीजेपी नहीं है, हर हिंदू कांग्रेसी नहीं है। प्लीज इस सबसे ऊपर उठिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। ठीक है मनीष जी, आपके पास लौटेंगे। जपेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, और संगीता शर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। दीपिका दत्त जी हमारे साथ में हैं, समाज सेविका हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। मनीष जी से मैं सवाल कर चुकी हूँ। ठीक है, मनीष जी से मैं सवाल कर चुकी हूँ। कुंवर जपेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जपेंद्र जी, अभी सुन ही रहे थे आप जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से मनीष जी कह रहे थे कि भाई लव जिहाद क्या होता है, ये तो आम जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। क्या सच्चाई है? एक तरफ आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि धर्म और धोखा जो हो रहा है धर्म के नाम पर, इसको हम मिटाएंगे, और देवभूमि पर लव जिहाद हो या लैंड जिहाद हो, इसको हम पनपने नहीं देंगे। सरकार को, विपक्षियों को आपके ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कर रही है? चुनाव में कहीं ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? बताइए।
देखिए, जब भी इस देश के अंदर लैंड जिहाद या लव जिहाद की बात होती है तो ये समझिए कि कांग्रेस की दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया समझिए। जो भी चाहे आप सब बात करें या हम बात करें, हमारे कांग्रेस के मित्रों को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस लव जिहाद के और लैंड जिहाद के प्रमोटर वही लोग हैं। आजादी के बाद से निरंतर हमारे इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया और उस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का नतीजा ये हुआ कि जो इस्लाम पीरों, फकीरों, पैगंबरों की वाणी के रूप में सामने आया था, वो कट्टरपंथियों, अलगाववादियों और देश को तोड़ने वाले, देश को कमजोर करने वाले तत्वों के लिए एक खिलौने से ताकत बन गया। जब तक इस्लाम पीरों, फकीरों, पैगंबरों, सूफी संतों उनके हाथ में था तो वो इस्लाम था, क्योंकि धर्म, कोई भी धर्म किसी से बैर रखना नहीं सिखाता, कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को जान से मारना नहीं सिखाता। लेकिन जब ये जिहाद के रूप में बदला, आतंकवादियों और अलगाववादियों के हाथ में ये आया, ये हम बहुत पहले से, अगर हम इतिहास के, अगर हमारे ये साथी प्रवक्ता, अगर इन्होंने थोड़ी सी भी इन्हें इतिहास की समझ हो, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 100, 150, 200 साल ही पीछे चले जाएं, तो तब से ये इस्लाम जब से कट्टरपंथियों के हाथ में आया, तो जहां जहां भी दुनिया के किसी कोने में, नॉट इवन इन भारत, कहीं पे भी दुनिया के किसी कोने में भी जब ये कट्टरवाद की तरफ इस्लाम बढ़ा, कट्टरपंथियों के हाथ में आया, अलगाववादियों के हाथ में आया, आतंकवादियों के हाथ में आया, कुतुबुल्लाहों के हाथ में आया, तो ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, अब गजवाए हिंद, ये गजवाए हिंद का नारा तो बहुत पहले से, और उस गजवाए हिंद की अगर हम डेफिनेशन में जाना चाहें तो लैंड जिहाद और लव जिहाद तो मात्र ये दो तरीके हैं गजवाए हिंद के। लेकिन सवाल यहां है कि आज देश जाग रहा है, आज खुल के इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही है। इस देश में 2014 से पहले कभी हलाला के ऊपर चर्चा हुई थी? इस देश के अंदर 2014 से पहले कभी सर, लेकिन जपेंद्र जी दिक्कत तो उनको यही है ना, अभी हमारे साथ है नहीं फिलहाल मनीष जी, लेकिन उनकी दिक्कत यही थी, उनको यही कहना था उनका कि आपने हलाला हो, हिजाब हो या फिर लव जिहाद हो, इन सारे मुद्दों पर बात करके महंगाई, बेरोजगारी, इन सारी चीजों को किनारा कर दिया। वो यही बात कह रहे थे आपसे। महंगाई, बेरोजगारी, ये तो पूरी दुनिया में बढ़ रही है और उसे कंट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन क्या इस देश के अंदर कभी इस पे चर्चा हुई थी कि मुस्लिम समाज में औरतों के लिए जीवन नर्क से भी बदतर है? 3 तलाक के ऊपर सरकार ने काम करा, उसके बाद 3 तलाक के साथ साथ और ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिनके ऊपर सरकार ने काम करा, हलाला के ऊपर सरकार ने काम करा। तो ये देश जागरूक हो रहा है। हम अपनी माताओं बहनों की, देश की माताएं बहनें चाहे किसी भी मजहब में पैदा हो, हम उनका सम्मान करना जानते हैं, उन्हें उनका हक दिलाना जानते हैं। तो आज गजवाए हिंद के तहत जो ये लैंड जिहाद और लव जिहाद के नाम पर उत्तराखंड के अंदर हमारी भोली भाली मासूम बच्चियों को प्रेम जाल में फंसाकर, उनका धर्म परिवर्तन करके, उनका माइंड जो है डाइवर्ट करके, और अब तो ये ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से युवा बच्चों को, युवा लड़कों को भी भटकाने का काम शुरू हो गया। तो देवभूमि के अंदर ये नहीं होगा। और हम भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा नहीं है, ये प्रत्येक नागरिक का मुद्दा है देश में, चाहे वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ हिंदू हो, चाहे वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ कोई और अन्य धर्म का अल्पसंख्यक हो। तो निश्चित तौर से जो देश को अपने दिल में बसा के रखता है, जो देश के साथ चलना चाहता है, जो देश के लिए रक्षक की भूमिका में चाहता है, वो आवाज उठाएगा। और जो देश का भक्षक था, देश का गद्दार था, जो देश को तोड़ने का काम करता था, जो अलगाववादियों के साथ है, जो हमारे देश के अंदर जो वामपंथी विचारधारा है, जो उनका समर्थन है, तो आज निश्चित तौर पर उसे पीड़ा हो रही है। ठीक है मनीष जी, आपके पास आएंगे। मनीष जी अभी आपके ही पास थे, मनीष जी आएंगे आपके पास, हम आप जो कहना चाहते हैं सुनेंगे, और मेहमान है उनको भी जोड़ना जरूरी है। ठीक है, जपेंद्र साहब ने कहा कि देखिए हम इन समस्याओं को अपने देवभूमि में नहीं देंगे, और मेहमान हमारे साथ में है। अब हम शांति प्रसाद भट्ट जी के पास चलते हैं। शांति प्रसाद जी, यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। आज आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि देवभूमि को एक तरफ सरकार कह रही है कि हम इन बड़ी
समस्याओं से बचाना चाहते हैं। वर्तमान के समय में किस तरीके की घटनाएं आ रही हैं ये आप भी जानते होंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर हम लव जिहाद की बात कर भी रहे हैं तो लव जिहाद का अगर कोई शिकार होता है, अगर इस तरह की समस्या है और कोई इस चंगुल में फंसता है, तो सर ऐसा नहीं है कि लव जिहाद सिर्फ बीजेपी के लिए ही खतरनाक है। लव जिहाद में तो कोई भी फंस सकता है ना। तो इस चीज पर भी सोचना चाहिए, इसको इस नजरिए से भी सोचना चाहिए, जबकि राजनीतिक दल इसे सिर्फ बीजेपी के लिए जोड़कर देख रहे हैं। अब राजनीति में इतना ज्यादा डूब जाना कि हर एक चीज का विरोध करने लग जाना, पता नहीं कितना सही है। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई में सरकार ये जो कर रही है ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, या फिर वाकई में देवभूमि में पनपती इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कदम उठाया गया है? शांति प्रसाद जी। देखिए गरिमा जी, मनीष जी आऊंगी मैं आपके पास, परेशान मत हो, आप पॉइंट नोट करते जाएं, आऊंगी। गरिमा जी, हाँ। जितने सवाल आपने खड़े किए हैं ईमानदारी से इन्हीं में जवाब छुपा हुआ है। देखिए, हम देवभूमि के लोग हैं और देवभूमि की संस्कृति सद्भाव की है, संभाव की है। हमने ये राज्य 64 लाख लोगों के लिए मांगा था और आज यहाँ 1,35,00,000 यहाँ की जनसंख्या हो गई है। 10 साल कांग्रेस का राज रहा है, 13 साल भाजपा का राज है। हम पूछना चाहते हैं, जब इस राज्य के अंदर 64 लाख लोगों के निजाम को पूरा नहीं कर पाए तो ये बाहर से कैसे बसाए गए? कौन दोषी है? दूसरी बात, भारत का अपना एक संविधान है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और इनका एक नारा है, एक विधान, एक संविधान और एक देश। अब आप सोचिए, जब इस देश के अंदर अपना संविधान है, इस देश में अपनी एक सरकार है, इस देश के अंदर शासन प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैं ही पूछता हूं कि आप बताइए कि 26 मई को केदार भागीरथी घाटी में 2 बाहर से व्यक्ति आते हैं, वो नाबालिग बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। अब सवाल यही खड़ा होता है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने बाहरी लोगों को अपनी दुकानें किराए पे दी है? दूसरा सवाल, वो कौन लोग हैं जो शासन प्रशासन को दरकिनार कर सड़कों पर उतरकर आंदोलित है? क्या डीएम नहीं है? क्या एसपी नहीं है? इन्हें बर्खास्त कर दीजिए, थाने चौकियां खत्म हो गई। आखिर ये चुनाव के नजदीक इस तरीके का उन्माद, और वो भी अचानक। सवाल इसलिए बनता है कि जब हम ये कहते हैं कि इस राज्य के अंदर बाहर के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, इनको हटाइए, तब ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये तो पहाड़ियों की बात करते हैं, देशियों को भगाते हैं, उत्तराखंड में ये बाहर के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं गरिमा जी, अब ये 2 नाबालिग बच्चे उत्तरकाशी में एक रात में तो आए नहीं, ये पहले आए, फिर 2000 की दुकान के 10,000 रुपए इन्होंने दिए। अपराध वहीं से शुरू हो गया कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे को स्थानीय व्यक्ति 2000 रुपए किराया देने की स्थिति में नहीं है, तो तुमने किस लालच में 10,000 रुपए किराए की दुकान इनको दी? अब इनकी मनोवर्ती अपराधी थे, अपराध कर दिया, थाना चौकी है, पकड़ा, जेल भेज दिया, खत्म। अगर आपको इसमें इतना ही बवाल मचाना है तो हम फिर सवाल खड़ा करते हैं कि अंकिता हत्याकांड में आपने क्यों चुप्पी करी? विनोद आर्य को क्यों नहीं जेल भेज रहे? उनके घर में क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे? वहां तो आप जो आशुतोष नेगी है उसको कोर्ट परिसर में घुसने नहीं दे रहे हो। वहां हिंदू की बेटी के साथ अन्याय होता है, तब आपकी जवान में जो है दही जम जाती है। कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी इस ट्रैक रिकॉर्ड पर चल रही है कि हर बार हिंदू मुस्लिम करेंगे और इससे हम चुनाव को प्रभावित कर लेंगे, जनता में उन्माद कर देंगे। मैं गरिमा जी आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि जहां जहां इनकी पैर पड़े हैं सत्ता के, वहां वहां उन्माद क्यों? मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां देख लीजिए मैतैयों में और कुकियों में। सर, लव जिहाद तो देश में कई जगहों पर है जहां पर हमने देखा बाकी सरकारें भी हैं। ऐसा नहीं कि लव जिहाद के मामले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आते हैं। क्या जहां पर कांग्रेस की सरकार है या कहीं भी सरकार है, क्या लव जिहाद के मामले सामने नहीं आते? आप लोग लव जिहाद को लेकर क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं? अभी हमने खबर दिखाई, हमारे चैनल पर भी चली, हम सब ने, सारे मीडिया कर्मियों ने लगभग दिखाई है, जहां पर वीडियो गेम के माध्यम से बच्चों का माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। क्या आप समझ सकते हैं, आप लोगों को जानकारी तक नहीं होती कि सामने किसको हम कन्वर्ट करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके के काम हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने हाई लेवल पर यह कन्वर्जन अब शुरू हो चुका है। तो गरिमा जी, इस बात को मैं आपको बताता हूं। सरकारों का काम किस लिए चुना, सरकार किस लिए चुनी जाती है?
बच्चों को शिक्षा देने के लिए, रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जब 3000 स्कूल पहाड़ों में बंद कर देगी, महंगी शिक्षा कर देगी, तो गरीब का बच्चा तो पढ़ेगा नहीं। और जब गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर वो ऐसे मोबाइलों पे खेल भी खेलेगा, और जब वो ऐसे खेल खेलेगा तो पड़ोसी उसके साथ अभद्र व्यवहार भी करेगा। हमारा कहने का मतलब है, यदि बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ देती है सरकार, तो ऐसी स्थितियां न होती। यदि प्रशासन इस मामले में मुस्तैद होता। सर समस्या यहाँ पर यही है ना कि क्या लव जिहाद का शिकार पढ़े लिखे लोग नहीं होते? आप इसको ये भी देखिए ना कि लव जिहाद असल में समस्या है या नहीं है। असल में समस्या है या नहीं, सबसे पहले तो इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद ही हम निवारण पर बात कर पाएंगे। हम जवाब देना चाहेंगे। हम सर आएंगे। जपेंद्र जी आप भी कहना चाहते हैं, मनीष जी भी कहना चाहते हैं, वैसे आपको भी वक्त दे देंगे, तो बाकी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अपराधी को शरण दोगे, अपराध की घटना होगी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, आप सबके पास लौटेंगे, अपनी चर्चा को वापस से शुरू करेंगे। ठीक है, शांति प्रसाद जी आपके पास आएंगे एक बार फिर से, जपेंद्र जी आपकी भी बात सुनेंगे और मनीष जी आपके पास भी आएंगे। फिलहाल देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा। देवभूमि के दंगल में आज हम विस्तार से बात कर रहे हैं कि आखिर लव जिहाद और लैंड जिहाद पर कब लगेगी लगाम। आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर लव जिहाद और लैंड जिहाद से क्या मुख्यमंत्री धामी देवभूमि को निजात दिला पाएंगे, लेकिन दूसरी ओर जो विपक्षी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि असल में जो असली समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए सरकार की ओर से इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दीपिका दत्त जी को लेंगे, उसके बाद माफी जगह संगीता जी के पास जाएंगे। दीपिका जी आप समाज सेविका हैं और समाज सेविका होने के नाते आपने अभी सबकी चर्चा को सुना होगा। जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि ये तो समस्या ही नहीं है और इस तरह की कोई समस्या नहीं होती, आप लोग नाम दे देते हैं, जबकि सरकार कह रही है कि ये एक ऐसी समस्या है जिससे हमें प्रदेश को बचाना है। अन्य प्रदेशों में है लेकिन देवभूमि में इसे हम पनपने नहीं देंगे। आप इसे किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि देखिए राजनीति एक तरफ, राजनीतिक प्रवक्ताओं का काम होता है राजनीति करना और अपने राजनीतिक दलों को समर्थन करना, उनके समर्थन में ही वो बातें बोलेंगे। लेकिन आप समाज सेविका हैं, आप बताइए समस्या है या नहीं है? क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से घटनाओं में इजाफा हो रहा है, अगर नहीं है तो फिर ये क्यों, इस तरीके की घटनाएं सामने कहां से और कैसे आ रही हैं? गरिमा जी, मैं सबसे पहले तो सबका नमस्कार करना चाहूंगी जी। और मैं ये जो दो माननीय महानुभावों को सुन रही थी, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये लव जिहाद नहीं मानते हैं? क्या ये तब जागेंगे जब इनके घर तक आग पहुंच जाएगी? आज हमारी बच्चियां कहाँ सुरक्षित है, आप मुझे ये बताएं। हमारे हर शहर के हर कोने पर आप ये लगाइए कि हर सीमा पर लैंड जिहाद हो रहा है। आप देहरादून में भी एंटर करेंगे तो मोहन में पूरा लैंड जिहाद मिलेगा आपको। आप हमारे किसी भी क्षेत्र में आप एंटर कर जाइए तो आपको सब जगह लैंड जिहाद मिलेगा। और यही लोग धीरे 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 लड़कियों को फंसाते हैं। माना हमारी लड़कियों की भी गलती है, हम उन्हें पूरी तरीके से एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन हमारी बच्चियां हैं, हम अपनी बच्चियों को घर में सुरक्षित नहीं रख सकते तो लानत है हम पर। आप ये बताइए कि क्या हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं? क्या हम अपनी बच्चियों को सुरक्षा का कवच दे पा रहे हैं? ये जो महानुभाव बोल रहे हैं कि लव जिहाद कुछ नहीं होता, बीजेपी वो प्रोपेगेंडा कर रही है, भड़काने का प्रयास या भटकाने का प्रयास, आप ये बताइए कि ये कोई इतनी छोटी सी घटना है, उसी बीच में आप दूसरी अंकिता भंडारी का केस जोड़ देते हैं। माना अंकिता भंडारी का केस गलत है, माना अंकिता भंडारी के लिए बहुत गलत हुआ है, हम सब में उसमें खड़े हैं, लेकिन यहाँ जो रोज लव जिहाद के मामले में रोज एक अंकिता भंडारी हो रही है, उसको क्या आंख मूंद लेंगे हम लोग? दोषी कौन है इसके लिए मैडम? इसके लिए दोषी हम सब लोग हैं। मतलब सरकार को कितना दोष दे सकते हैं? आप सरकार को कितना दोष दे सकते हैं? सरकार आपके घर में आके राशन पहुंचा रही है, ये क्या कम है? अच्छा, ये 1 करोड़ आपके कहने से आए उत्तराखंड में आए? 1 करोड़ आपने बस बसाए? यहाँ मूल निवासियों के अधिकार आपने खत्म कराए? अरे भाजपा की भाषा बोलना बंद कीजिए। उत्तराखंड में रहती है, उत्तराखंड की भाषा उनको पहले बोलने दीजिए। शांति प्रसाद जी उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, कम से कम वो किसी राजनीतिक दल से नहीं है। प्लीज शांति प्रसाद जी। राजनीतिक दल से नहीं है, समझती नहीं है, ये समझती नहीं है। यहाँ जनसंख्या बड़ी कैसे? क्या कर रही है? डीएम क्या कर रहा है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? सर वो सवाल आप सर शांति प्रसाद जी वो सवाल आप सरकार के प्रतिनिधि से करिए ना। अरे शांति प्रसाद जी ये सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से करिए, वो समाज सेविका है, मैंने उनसे सवाल किया। जब उत्तराखंड में भू कानून में परिवर्तन हो रहा था तब कहाँ थी ये समाज सेविका?
तब कहती है। सर उस पर लगाम लगाने का काम, उस पर एक्शन लेने का काम सरकार में बैठे लोगों का है, उनका नहीं है। प्लीज शांति प्रसाद जी, प्लीज उनको बोलने दीजिए, कुछ भी मत बोलिए प्लीज। शांति प्रसाद जी, उनको बोलने दीजिए। जी बोलिए आप। नाकामियों को छुपा रही हूँ, सरकार की नाकामियों को छुपा नहीं रही, आप लोगों की नाकामियों को चरित्र मत दिखाइए यहाँ पे। सरकार नाकाम है इस काम के लिए, तो सरकार को बोलिएगा। अरे शांति प्रसाद जी, आप सरकार के प्रवक्ता से सवाल करिए ना। दीपिका जी से आप क्यों फालतू में परेशान हो रहे हैं? दीपिका जी समाज सेविका है, बैठे हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। प्लीज शांति प्रसाद जी शांत हो जाइए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए दीपिका जी, जल्दी से बोलिए। आपको लगता है लोगों के सामने कोई बोल सकता है? अरे मैम आप कंप्लीट करिए सर, प्लीज बीच में मत बोलिएगा कोई। हाँ बोलिए। मेरा सिर्फ ये मानना है कि हम लोग अगर अपने बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि नहीं दे सकते, अरे ब्रिजभूषण पर क्यों बचा रहे थे तो बता दो। अच्छा आप समाज सेविका जी, ब्रिजभूषण ने जो किया है बच्चियों के साथ में, जो ब्रिजभूषण ने किया है 14 साल 16 साल की बच्चियों के साथ में, 35 दिन तक समाज सेविका बनकर भाजपा का वहां में बैठी हुई थी 35 दिन तक दिल्ली में धरने पर। वो है नरबच्ची, वो है जिहादी, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। वो है जिहादी, वो है बीजेपी जिहाद, बोल रही हूँ वो है बीजेपी जिहाद, भंडारी के उसे कहते हैं बीजेपी जिहाद। ये है बीजेपी जिहाद। सर प्लीज कम से कम आप लोग राजनीति में इतना ज्यादा वो हो जाते हैं कि आप लोग आम समस्याओं को, लव जिहाद को आपने समस्या समझना ही छोड़ दिया। आपने बस उसको बीजेपी से जोड़ दिया, आपने उसको बीजेपी से जोड़ दिया। जो घटनाएं सामने आती है आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ सरकार की हर एक चीज का विरोध करना है। आपको इस बात से मतलब नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को इसका शिकार होना पड़ रहा है। मनीष जी प्लीज शांत हो जाइए। बीजेपी पर हमला बोलिए, लेकिन कम से कम आम जनता की समस्याओं को छोड़ दीजिए सर प्लीज। मनीष जी आप पहले भी ये बात कर चुके हैं। मनीष जी प्लीज, मैंने कहा ना आप शांत हो जाइए, उनको बोलने दीजिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। दीपिका जी अपनी बात पूरी करिए, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर चर्चा किसी समाज के क्षेत्र की नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बीजेपी, यूकेडी और कांग्रेस की करते हैं। समस्या यही है ना कि उनको विरोध करने से फुर्सत मिलेगी, तब वो समस्या को समझेंगे। बिल्कुल सब आप ही समझी बैठी हैं। सर प्लीज अपनी भाषा पर जरा लगाम लगाइए, और आप टीवी चैनल पर बैठे हैं, कम से कम इस बात का लिहाज रखिए। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं और आप मेरे मेहमान भी हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ, ठीक है? लेकिन किसी पर इस तरीके की बात मत करिए। राजनीति में इतना मत खोइए कि आपको ये मैं बिल्कुल तमीज से बात कर रही हूँ, मुझे आप तमीज मत सिखाइए। मुझे बहुत तमीज है, इसीलिए मैं आपको उतनी देर से कोई जवाब नहीं दे रही हूँ। आप पहले तमीज सीखिए, डिबेट में किस तरीके से बोलना होता है। आपको इतनी तमीज नहीं है कि कोई बोल रहा है लेकिन आप बराबर बीच में बोल रहे हैं और मुझे तमीज सिखा रहे हैं आप। मुझे मत बताइए, मुझे जितना पता है वो मुझे पता है, आप मुझे नहीं सिखाएंगे, ठीक है? आपको राजनीति करने से इतनी फुर्सत नहीं है कि लव जिहाद को आप समस्या माने और तमीज सिखाने आया मुझको, ठीक है? दीपिका जी कंप्लीट करिए आप। मुझे नहीं लगता मैं कोई चर्चा कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा ये जो महिला। दीपिका जी बोलिए दीपिका जी अपनी बात को कंप्लीट करिए। देखिए अगर हम सब इस तरीके से करने लग जाएंगे ना, राजनीतिक लोगों से प्रभावित हो जाएंगे, तो समाज में जो समस्याएं हैं उनका कभी निजात नहीं हो पाएगा। इसलिए इतना जिम्मेदारी भरा कम से कम काम करिए कि अपनी बात को कंप्लीट करिए। गरिमा जी मैं ये सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं खुद देख रही हूँ मेरे आसपास में वातावरण में क्या हो रहा है। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, मैं उसके लिए घर घर जाके काम करती हूँ। मुझे पता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं मैं कितने लोगों को कैसे कैसे सुरक्षा की अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, ये मेरा ईश्वर जान। क्योंकि यहाँ बोला तो ये लोग समझेंगे नहीं, ठीक है? मतलब मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। ठीक है दीपिका जी मैं आपके पास आऊंगी। संगीता जी हमारे साथ में बनी हुई है। संगीता जी बहुत स्वागत आपका भी हमारी चर्चा में। संगीता जी आप भी राजनीतिक दल से हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। अभी देखा आपने दीपिका जी को बोलने नहीं दिया गया, लगातार लोग बोल रहे थे, लेकिन आप बताइए लव जिहाद जैसी समस्या है, पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि समस्या है भी या नहीं है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आम आदमी पार्टी दिल्ली में, दिल्ली के कई तरह के घटनाएं सामने आए, श्रद्धा आफ्ताब का मामला सामने आया था और भी कई तरीके के मामले सामने आए हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से वीडियो गेम्स के जरिए, मोबाइल के जरिए ब्रेन वॉश किया गया, हमने देखा एक लड़का अपने घर में चुपचाप जाता है, वो बताता नहीं है, वो घर पर कह के जाता है कि मैं जिम जा रहा हूं और 5 वक्त की नमाज अदा करता है। आप बताइए क्या ये ब्रेन वॉश नहीं हो रहा है? सिर्फ लव जिहाद की बात नहीं, हम तो और भी धोखे की बात कर रहे हैं ना। इस तरीके से हमारे बच्चे कितने सुरक्षित हैं? आपको नहीं लगता कि ये कन्वर्जन जबरदस्ती का जो ये गलत है? बताइए, समस्या है, इस बात से रूबरू हैं, वाकिफ है या नहीं है? मैम अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
देखिए गरिमा जी, जो जिस भी समस्या पर बात चल रही है और जो भी समस्या है, अगर वो उत्पन्न होती है तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहला सवाल तो ये है। सर मैम, यहाँ तो लोग यही नहीं मान रहे कि समस्या है। देखिए मैम, यहाँ तो लोग ये भी नहीं मान रहे कि समस्या है। सुन लीजिए गरिमा जी, सुन लीजिए, जो समस्या है उसके लिए हमारे देश में तमाम इंटेलिजेंस है, लोकल LIU है, सारी चीजें हैं। अगर समस्या है तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? देश 70 सालों से चला कौन रहा है, या अभी 9 सालों से किसके हाथ में सत्ता है? तो जो भी दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्यों ना हो, जो भी दल सत्ता को चला रहे हैं, जिम्मेदारी उसी को लेनी पड़ेगी गरिमा जी। विपक्ष ये जिम्मेदारी नहीं लेगा। और देखिए 6 सालों से मैम आपने भी वही बात शुरू कर दी ना संगीता जी, आपने भी वही चीज शुरू कर दी। शुरू नहीं की गरिमा जी, सुनिए पहले मेरी पूरी बात। मैं आपकी पूरी बात सुन रही हूँ। आज अगर एप्लीकेशन चल रहे हैं, आज अगर इस तरह के वीडियो गेम आ रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? जो हमारा सिस्टम है उसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उनको बंद करना पड़ेगा, हर मोर्चे पर संभालना पड़ेगा, जागरूकता फैलानी पड़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वैसे जागरूकता हो, हर क्षेत्र पर काम करने की जरूरत है। हम कहें कि हम केवल कानून ले आएंगे, ठीक है, ठीक है, लेकिन संगीता जी मेरी बात सुनिए। एक सवाल है, आपको रोक नहीं रही हूँ, आपको मौका दूंगी। आपने जो बातें कही, मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि जो सत्ता में है उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि लगाम लगाई जाए और नजर रखी जाए। आपने जिस तरीके से जवाब दिया, मैं यही आपसे पूछना चाहती थी कि आप यानी इस बात को मान रही हैं कि समस्या है, क्योंकि और लोगों ने तो ये मानने से भी इनकार कर दिया है। देखिए गरिमा जी, जब गुजरात से 40,000 लड़कियां गायब हो जाती हैं और 35 साल से वहां भाजपा की सरकार है, तो किसकी जिम्मेदारी है? डबल इंजन की सरकार है। 35 साल से गुजरात में किसकी? ठीक है। अभी जपेंद्र जी है, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देंगे। जपेंद्र जी, दिल्ली में केस हो जाता है, हम उस पर सवाल न उठाएं। और देखिए, जब देवभूमि में अभी जपेंद्र भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बच्चियां किसी भी धर्म से हो, पहले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। बिल्कुल, बिल्कुल साझी होती है। हमारी इस चर्चा का मकसद भी यही है, राजनीति से आगे बढ़कर किसी भी समस्या को बचाइए। क्योंकि अगर लव जिहाद का कोई शिकार होगी लड़की, तो जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी पार्टी की हो। सर, लड़कियां कांग्रेस की भी हो सकती हैं और यूकेडी की भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो गरिमा जी देखिए, अगर अंकिता के साथ कुछ होगा मुझे तब भी उतना बुरा लगेगा, अगर किसी सलीमा के साथ होगा मुझे तब भी उतना बुरा लगेगा, एक महिला होने के नाते। बिल्कुल। तो आप केवल तुष्टीकरण की राजनीति मत कीजिए गरिमा जी, मैं फिर कहूंगी, तुष्टीकरण की राजनीति मत कीजिए। चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, अगर किसी लड़की के साथ कुछ होता है तो जिम्मेदारी बनती है सबकी, समाज की भी और सरकार की भी, और उनको उठानी पड़ेगी। बिल्कुल बनती है जिम्मेदारी। जपेंद्र जी जवाब देंगे, आपने कुछ सवाल भी किए थे संगीता जी, जपेंद्र जी से हम जवाब लेंगे। हाँ जपेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कंप्लीट करिए। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेवारी बनती है और सरकार अपनी जिम्मेवारी से सरकार ने कभी भी इनकार नहीं किया। हाँ। अब हमें थोड़ा सा डीपली ये भी थोड़ा सा रीड करना चाहिए इस इशू को कि ये जागरूकता से संबंधित और एक आम जनमानस के सहयोग से जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि सरकार हमेशा किसी के घर के मामलों में दखल नहीं देती। ये एक जागरूकता का विषय है। पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है कि उनके बच्चों का कहाँ उनके बच्चों का इंटरेक्शन हो रहा है, कहाँ वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, डेली की बोलचाल में, डेली के उनसे व्यवहार में कहाँ वो कुछ फर्क आ रहा है। सोशल मीडिया, बच्चे आज एंड्रॉयड फोन सबके हाथ में है, बच्चा सोशल मीडिया में किसके टच पे है? ये सोशल मीडिया का जमाना है। सरकार साइटों पर रोक लगा सकती है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड एक ग्लोबल इशू बन गया है। ये समस्या पूरे विश्व में है और प्रत्येक विश्व की सरकार जहां इस तरह की समस्या है, टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर प्रयास करती है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज करने वाले और नए नए रास्ते निकालने वालों की भी कमी नहीं है। अब यहाँ समस्या ये है कि लव जिहाद से बच्चियां जो प्रभावित हो रही हैं वो ज्यादातर हिंदू परिवारों की बच्चियां हैं। अब उन हिंदू परिवारों की बच्चियों को अगर मुस्लिम परिवारों के युवक एक एजेंडे के तहत, एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत वो धीरे धीरे ये काम बढ़ रहा है, तो क्या ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी बनती है? भारतीय जनता पार्टी आज जागरूक करने का काम कर रही है, एक्शन लेने का काम कर रही है, लेकिन इस देश की दुविधा ये है, लेकिन ये इस देश की दुविधा, शांति जी हम बीच में नहीं बोलते हैं, हमारी बात खत्म हो जाएगा, आप जवाब दीजिएगा।
आप सत्ता चला रहे हो, एनजीओ चला रहे हो? आप जब आपका आपकी समय गवर्नमेंट आएगा है भाई, जवाब दीजिएगा। आपकी गवर्नमेंट है। स्क्रीन इस तरह की अगर लॉ एंड ऑर्डर बदतमीजियां ठीक है जपेंद्र जी आप बोलिए। शांति प्रसाद जी इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। ठीक है शांति प्रसाद जी आपके पास आऊंगी, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। प्लीज एक एक कर बोलेंगे तो आप सब भी यहाँ आए, आपने वक्त दिया है, कम से कम चर्चा सार्थक हो, कुछ निकल कर सामने आए। ऐसे आपस में बहस करने से कुछ नहीं है, प्लीज। ठीक है जपेंद्र जी आप बोलिए। जपेंद्र जी प्लीज बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात को कंप्लीट करिए, इसके बाद हम शांति प्रसाद जी और मनीष जी के पास जाएंगे। देखिए हम बीच में किसी को नहीं टोकते। हाँ, ठीक है, बोलिए। जितनी आलोचना करनी है आप भारतीय जनता पार्टी की करिए, आप मोदी जी की करिए, आप धामी जी की करिए, हम बहुत संयमित होकर सुनते हैं, क्योंकि आलोचना करना इस देश के अंदर एक विपक्ष का पिछले कुछ वर्षों से प्रचलन सा बन गया है। और हम जो लोग जानते हैं कि हम आलोचना जितनी मर्जी आलोचना कीजिए, हम लोग ना कभी उत्तेजित होते हैं और ना कभी हम लोग लूज टॉकिंग करते हैं। क्यों? ठीक है, जो व्यक्ति काम करेगा या जो सरकार काम करेगी तो निश्चित तौर पर इस देश के विपक्ष को अपनी भूमिका का ज्ञान आज तक नहीं कि इस देश के लेकिन सर एक सवाल आपसे ही करूंगी मैं उसके बाद जाऊंगी मनीष जी और शांति प्रसाद जी के पास। जल्दी से जवाब दीजिएगा कम शब्दों में। आप कह रहे हैं कि आप इस समस्या से निजात दिलाएंगे। आपके मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई लव जिहाद, धोखा और धर्म परिवर्तन जो है, इन सारी समस्याओं को हम देवभूमि में पनपने नहीं देंगे। कैसे? लेकिन क्या कुछ सोचा है कैसे आखिर इन समस्याओं से बचेंगे? कौन से कानून बनाएंगे? ये देखिए अब देखिए, इस देश के अंदर सब लोग संविधान सम्मत ही व्यवहार कर सकते हैं। हाँ। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ 5 धामों की धरती है। हमारे उत्तराखंड के अंदर जो परंपराएं रही हैं, अब चाहे वो बेटी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के परिवार की हो, कांग्रेस कार्यकर्ता के किसी परिवार की हो, यूकेडी के किसी कार्यकर्ता के परिवार की हो, या अन्य किसी विपक्षी दल के परिवार की हो, किसी भी बेटी के साथ अन्याय और लव जिहाद जैसा अगर मामला आया, अंकिता भंडारी के हत्यारों को जेल में डाला गया, उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सबूत वहां पेश किए जा रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि हत्यारा हत्यारा होता है, अपराधी अपराधी होता है, उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी तरह उत्तराखंड की किसी भी बेटी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो हिंदू परिवार की बेटी हो या मुस्लिम परिवार की बेटी हो। तो लव जिहाद और लैंड जिहाद का डटकर मुकाबला किया जाएगा। और ये भूल जाइए कि आप ये भारतीय जनता पार्टी की अपील है, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में ये सोच के देखे और ये देखे कि उसकी नैतिक जिम्मेवारी क्या बनती है और आज हम कहां खड़े हैं। अगर आज हम राजनीति करेंगे, आज हम रिजर्व राजनीतिक आलोचनाएं करेंगे, तो कल ये आज आपके परिवार और आपके परिवार की बेटी तक भी पहुंच। ठीक है जपेंद्र जी, अब शांति प्रसाद जी की बात सुनते हैं, उसके बाद जाएंगे। पहले मनीष जी को ही सुन लेते हैं, वरना भी कुछ आरोप भी लगा देंगे। हाँ बोलिए। शांति प्रसाद जी को बोलने दीजिए। नहीं आप बोल लीजिए, आपको जो कहना है। शांति प्रसाद जी को बोलने दीजिए। ठीक है सर, तो कंप्लीट करिए। शांति प्रसाद जी इंतजार कर रहे हैं, वो बाद में बोल लेंगे। आप बताइए, आपने हाथ खड़ा किया। गरिमा जी, हाँ हमारा ये कहना है, हम विपक्ष के नेता हैं, सरकार की कमियों को उजागर करना हमारा काम है। हम यही कह रहे हैं कि यदि उत्तराखंड की शांतवादियों में भागीरथी घाटी में लव जिहाद की घटना हुई है और 2 बाहरी अनजान लड़कों ने इसको अंजाम दिया है, तो डीएम को सस्पेंड क्यों नहीं करा अभी तक मुख्यमंत्री जी ने? एसएसपी को सस्पेंड क्यों नहीं किया? थाना बर्खास्त क्यों नहीं किया? और ये कौन सा तरीका है कि जब संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत, संविधान के तहत नागरिकों को सुरक्षित करना है और आम आदमी 1 महीने से सड़कों पे कूद रहा है? सरकार नाम की चीज नहीं है, विधायक कहाँ है, सांसद कहाँ है? और अगर ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, कौन जिम्मेदारी लेगा? ये सवाल खड़े करना हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है। आप लव जिहाद के प्रति तो बहुत चिंतित हैं, मगर जो ये बेरोजगारी का जिहाद आपने कर दिया, भर्ती 15-15 लाख रुपए लेकर, रिश्वत लेकर, आपने पूरे उत्तराखंड की जमीनों में जिहाद पैदा कर दिया। उत्तराखंड की जमीनों को बेचकर आपने उत्तराखंड में जनसंख्या विस्फोट करके जो जिहाद उत्तराखंड की छाती पे थोप दिया है बाहरियों को बसाकर, इस पर हम ना बोले? और उसके बाद यदि देवभूमि में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो हम ना बोले कि सरकार कहाँ है? धामी जी कह रहे हैं हम सख्त कार्रवाई करेंगे। किस पे? विपक्षियों पे, अपनी हमारी आवाज दबाने पे। अरे भाई धामी जी, डीएम को हटाइए, एसएसपी को हटाइए, थाने को बर्खास्त कीजिए जिस थाने के अंडर में ये घटना हुई। आपके पटवारी, आपकी एलआईयू क्या कर रही है? हम सवाल खड़े ना करें? 1 महीने से भागीरथी घाटी के अंदर लोग सो नहीं पा रहे हैं। उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, वो भी घबराए हुए हैं, चाहे वो हिंदू हैं, वो भी घबराए। उनको लग रहा है कि उनके बच्चों के साथ कोई अनर्थ ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक नेता जो है वो अपना परिवार सहित लेकर देहरादून आ गया।
और यहाँ आकर देहरादून को मैं वो गरिया रहा है भारतीय जनता पार्टी। कैसी झूठी और बेईमान पार्टी हमने नहीं देखी, बोलती कुछ है करती कुछ है। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। हम सदियों से उत्तराखंड के मूल निवासी हैं यहाँ के, और आज हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है। हम कहाँ जाएं? ये हम नहीं बोल रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के जो मुस्लिम समुदाय के नेता हैं वो बोल रहे हैं। आप अपने अपने महानगर कार्यालय में पूरे अल्लाह अकबर करे वो ठीक, मगर अगर कोई बाहर कोई बेचारा मूल निवासी कर जाए तो तुम उसके कपड़े फाड़ने शुरू हो जाते हो। गरिमा जी, अगर देवभूमि के अंदर देव संस्कृति से चरित्र नहीं निकल पा रहा है और शांतवादियों में लव जिहाद की घटना आ रही है, तो इसके लिए दोषी कोई विपक्षी है? भारतीय जनता पार्टी का नहीं है भाई। विधायक तुम्हारा, सरकार तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारा, और उसके बाद एक अनपढ़ व्यक्ति उत्तराखंड में आकर बेईमानी का काम कर जा रहा है और उससे पूरे उत्तराखंड में आग लग गई। तो क्या सरकार काम नियंत्रण नहीं कर सकती? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार का काम है नियंत्रण करना। हाँ, आएंगे जपेंद्र जी, आएंगे आपके पास। देखिए आपने, अगर सड़कों पे आंदोलन होना है तो फिर कानून की क्या जरूरत है? उठा लो तलवार और मारो एक दूसरे को, तालिबानी बन जाओ। ठीक है। उत्तराखंड के अंदर ये जो हो रहा है इसका दोषी भाजपा है। भाजपा ने ऐसे लोगों को पोषित किया है, इसलिए आज शांतवादियों के अंदर लव जिहाद जैसी घटनाएं घट रही है। भाजपा स्कूल बंद कर रही है, इसलिए गरीब के बच्चे के पास पढ़ाई करने के लिए साधन नहीं है, अब वो लग गए इस काम में। ठीक है, हम जो आरोप लगा रहे हैं, बताइए भाजपा कितने स्कूल खोले आपने? बताओ इसमें कितने बच्चों को आप शिक्षित करने के लिए पहाड़ों में योजना बना रहे हैं? अभी जपेंद्र जी से जवाब लेंगे, वक्त कम हो रहा है हमारे साथ में। मनीष जी हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी मनीष जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को पूरा करें। देखिए, मैं शांति प्रसाद भट्ट जी की बात से अपने आपको संबद्ध करते हुए एक 2-3 पॉइंट और उठाना चाहता हूँ। अभी हमारे कुंवर जितेंद्र साहब जो है 3 तलाक के बारे में कहते हैं कि मुस्लिम बहनों के लिए बहुत सोचा, माताओं बहनों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी हिंदू बहनें, माएँ जो है बिना तलाक के छोड़ दी गई हैं। उनके बारे में आज तक बीजेपी का कोई नेता, कोई प्रवक्ता कुछ नहीं बोलता। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिसने हिंदुस्तान की मोस्ट डेकोरेटेड बेटियों ने जिसके ऊपर आरोप लगाया, पॉक्सो जैसी धारा में जिसके ऊपर मुकदमा हो रखा है, उस व्यक्ति को आज तक दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के मुंह में ये नाम सुनते ही दही जम जाती है, डरते हैं उसके बारे में बोलते हुए। उसके बाद अपराधी है ना ये एनसीआर जो बार बार कहे ना लैंड जिहाद, तभी अपने एसी महलों से बाहर निकलिए, उत्तराखंड की सड़कों पे घूम के देखिए कि ज्यादातर संपत्तियां जो हमारे गांव के लोगों ने खरीदी है ना, वो एनसीआर के लोगों ने खरीदी है, वो हिंदू लोग हैं जिन्होंने खरीदी है। तो उन हिंदुओं को भी आप लैंड जिहादी बता रहे हैं बैठ के यहाँ पे। अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है ना 2 तरफ से फंस गई है डबल इंजन के चक्कर में। 9 साल दिल्ली में हो गए, 6 साल यहाँ पे हो गए। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो आया था, मीनाक्षी लेखी जी पीटी उषा से तेज भाग रही थी सवालों से बचने के लिए। कल एक वीडियो आया है जिसमें स्मृति ईरानी जी पत्रकार को धमका रही थी। तो ये इनकी बदहवासी का आलम हो गया है। इसलिए इस तरह के नॉन इश्यूज को इशू बनाकर हमारे शांत प्रदेश को, जहां पे सांसद इनका, विधायक इनका, सरकार इनकी, उसके बाद ये तमाशा करा जा रहा है 1 महीने से उत्तरकाशी के पूरे इलाके में। ठीक है, जवाब जपेंद्र जी देंगे। जो 1 मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। जो मुखबिरी का इतिहास वाले हैं ना, जो मुखबिरी के इतिहास वाली पार्टी है, उस मुखबिरी के इतिहास वाली पार्टी को हमको कम से कम ये नहीं बताना चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि देश प्रेम क्या होता है। और ये जो बड़ा बार बार हमें बेटियों की चिंता है, ये जो बीजेपी के बलात्कारी है ना, इन बलात्कारियों को बचाने की जगह ना बीजेपी जिहाद की जगह पे इन लोगों को सलाखों के पीछे भेजिए। अंकिता भंडारी मामले में भी देरी करी गई थी, जिसकी वजह से वहां पे जो है बुलडोजर चलाया गया सबूत मिटाने के लिए। इसलिए अब बड़ा जोर से कहते हैं हम उसे सजा देंगे। सबूत कमजोर कर दिए, उसके बाद हम सजा देंगे टीवी में बैठ के कहना बहुत आसान है। इसलिए जब बीजेपी के प्लीज मनीष जी जवाब ले लेते हैं, वक्त बहुत कम है। जपेंद्र जी इन लोगों को पकड़िए। ठीक है, जवाब लेते हैं ना इनसे। जी जल्दी से जवाब अपना दीजिए, जवाब दीजिए, और बहुत कम वक्त है, जल्दी कम शब्दों में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित अगर किसी नेता ने या कार्यकर्ता ने अपराध करा तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर लॉन्च हुई और उसे जेल में डालने का। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बीच में नहीं, मान्यवर बीच में नहीं, हम बीच में नहीं बोलते। धमकाइए मत, आप नहीं, धमकाना आपकी फितरत है। धमकाइए मत, आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, मैं टोकूंगी। मनीष जी उनको बोलने तो दीजिए, उनकी बात सुनिए। ठीक है, जपेंद्र जी बोलिए। टोकते नहीं है और हमारे बीच में बोलने की भी हिम्मत मत करिएगा।
ठीक है, बोलिए जतिन जी, बोलिए, वक्त बहुत कम है, 1 मिनट का वक्त है बस, प्लीज जल्दी से। कांग्रेस की एक परंपरा रही है, कांग्रेस की उस परंपरा से हम सब वाकिफ हैं। तंदूर कांड याद है आपको? सुशील शर्मा हुआ करते थे दिल्ली के अंदर, कब हुआ था? 90 के दशक के शुरुआती दिनों में तंदूर कांड हुआ था। ये वही सुशील शर्मा था, कांग्रेस का नेता और उस समय के कांग्रेस की सरकार का चहेता, जिसने असंख्य लेडीज की, असंख्य बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करी। और जब एक लड़की ने उसका खुलासा करने का प्रयास करा तो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे तंदूर में डाल दिया गया। ये कांग्रेस की परंपरा है, ये कांग्रेस के संस्कार हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित किसी व्यक्ति ने कोई गलती करी तो उसके खिलाफ FIR हुई और उसे जेल में ठोकने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर देश की बेटियां, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के परिवार से संबंधित हो, वो देश की बेटी है। और ये जिस लव जिहाद को ये लोग आज नकार रहे हैं, जिस लैंड जिहाद को आज लोग ये नकार रहे हैं, तो कल अगर ये आंच इन्हीं के किसी पारिवारिक मित्र, इनके रिश्तेदार और इनके घर तक पहुंचेगी, उस दिन इन्हें एहसास होगा। आज इन्हें एहसास नहीं होगा। आज ये मोदी विरोध में, भाजपा विरोध में। ठीक है सर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि विरोध किसका कर रहे हैं, समस्या का या राजनीतिक दल का, इस मानसिकता को समझ पाना बहुत जरूरी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त की बहुत कमी है हमारी चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, लव जिहाद पर बवाल, लेकिन धामी इसका क्या इलाज करेंगे, इसको लेकर आज हमने देवभूमि के दंगल में विस्तार से बातचीत की है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड देवभूमि में पनपती समस्याओं को लेकर धामी सख्त नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम इन्हें पनपने नहीं देंगे, जबकि विपक्षी कह रहे हैं कि ये तो असल में जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए एक नया हथकंडा है। सच क्या है तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में आज इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।